ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसे बच्चे को आपके प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ गया, आपको फर्स्ट स्टेप लेना होता है तो जनरली हम लोग गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब देखते हैं या फिर जहाँ से भी इंटरनेट के माध्यम से हमको पता चलता है। फिर उसके बाद आसपास में डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, जो भी इसके लिए बच्चे के लिए ठीक करने के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, न्यूरो डेवलपमेंटल जो थेरेपिस्ट होते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर्स जो होते हैं, उन सब जगहों में आप जाते हैं। कोई ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ता, कोई ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ता, कुछ ना कुछ माध्यम होता हमारा उन लोग से जुड़ने का। इन सारी बातों में हम ये कहते हैं कि आप एक बात का ध्यान रखें कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी आपकी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इस आधार पे बच्चे को मैनेज नहीं किया जा सकता। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सीए हैं, आप साइंटिस्ट हैं, कुछ भी हैं आप, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप बच्चे के माता पिता हैं और माता पिता वाला रोल जो पेरेंटिंग का रोल होता है वो आपको पूरा करना होगा, नहीं तो आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। हमने हमेशा ये बात समझाई है, इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे को री एजुकेशन, बच्चे का जो हम लोग इस केस में री एजुकेशन करते हैं और पेरेंट्स का एजुकेशन, पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं, तो ये दोनों चीज़ ज़रूरी है। बच्चे का री एजुकेशन हो रहा है, पेरेंट्स का एजुकेशन हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें चाहिए, तभी बच्चे को मैनेज कर पाएंगे। आपके बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है, मैक्सिमम केस जो मेरे पास आते हैं, हर दिन 5-7 लोग नए आते हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, मिलते हैं। मैक्सिमम लोगों से हमने पूछा कि किस एज में आपको पता चला, तो 1.5 साल 2 साल में उनको डाउट हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है, दिखाने चलते हैं। उसके बाद दिखाए, किसी ने बोल दिया कि नहीं आप 3 साल पे लेके आइए तो हम बता पाएंगे, मतलब उसका है कि ऑटिस्टिक हो जाएगा तो ही हम बता पाएंगे कि ऑटिस्टिक है, उसके पहले वो कुछ नहीं बता पाता। इसका मतलब कि आप गलत डॉक्टर के पास गए हैं, वो उसका स्पेशलाइजेशन उसमें नहीं है, वो नहीं जानता उस चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम डायग्नोसिस करवा लिए कि ये प्रॉब्लम है तो उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में डिपेंडेंसी जो होती है, तो 1 घंटे में वो क्या कर लेगा, कैसे बच्चे को ठीक कर देगा, ये आपको कभी समझ में आया है? 22-23 घंटे घर में बच्चा आपके साथ रह रहा है, उस 22-23 घंटे में आपको क्या करना है, क्या आपको रूटीन में सुधार करना है, डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होंगी जो कि बच्चे को डिस्टर्ब कर रही हैं, बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ा रही हैं, पहले वो तो समझना होगा। उसके बाद क्या नहीं करना समझ गए तो फिर क्या क्या करना है वो भी जानना होगा। और मान लिया कि आप साल भर से कहीं थेरेपी के लिए जा रहे हैं, डिपेंडेंट हैं उन पे, वो ठीक है, अच्छी बात है। महीना में 30 दिन तो थेरेपी सेंटर में जाएंगे नहीं, कि कभी छुट्टी पे रहेंगे, कभी कुछ फेस्टिवल हुआ, कभी कुछ ओकेजन हुआ, उस पर आप गए, बच्चे की प्रॉब्लम सडन वहाँ बढ़ गई, अब उसको कैसे मैनेज करेंगे? तबीयत खराब हो गई, उसमें टेंट्रम्स बढ़ गए, कैसे मैनेज करेंगे? तो इस सब चीज़ के लिए आपको इंडिपेंडेंट तो होना पड़ेगा ना बच्चे को डील करने के लिए। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए केस को समझना पड़ेगा ना कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को। दुनिया भर के बच्चे को क्या प्रॉब्लम है उससे नहीं मतलब है, आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझ लेंगे तब उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे मैनेज करेंगे ये जानना होगा। अब इस मुश्किल भरी जो राह है, जो आप ये चल रहे हैं, इस सफ़र में जा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल भरा। कई सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि एक और ऑटिस्टिक पेरेंट से मिले, उसने कहा कि ऐसा है। अभी कल की बात है कि कोई एक लेडी, अब मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, वो फ्रस्ट्रेटेड थी, कह रही थी कि बच्ची जिस स्कूल में जाती है उसमें एक और बच्ची आती है या बच्चा आता है, उसके पेरेंट्स बोल रहे थे कि आपके बच्चे को तो हम बता सकते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिस्टिक है आपकी बच्ची, जबकि वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का केस है, वर्चुअल या बॉर्डर लाइन कह सकते हैं। लेकिन उन लोग कह रहा है कि माइल्ड टू मॉडरेट केस है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने असेसमेंट कराया है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है, और सिर्फ 1-1.5 महीने में ही बच्ची काफ़ी इम्प्रूव हो गई है मेरे।
तो उन लोग कह रहा है कि नहीं, हम कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा, डॉक्टर लोग बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, कम प्रॉब्लम्स बताते हैं कि आप ज़्यादा ये ना हो, उनके पास लंबे समय तक जाते रहे। तो ऐसे अब क्या है कि उनके बच्चे को पता चला कि वो सीवियर ऑटिस्टिक है, मतलब वो ठीक नहीं हो रहा। अब क्या किया उन लोगों ने, कहाँ गए, क्या किया नहीं किया, वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड है। अब वो फ्रस्ट्रेशन में उसको सारी दुनिया को फ्रस्ट्रेट करना है। उसको ये लगता है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता, किसी और का बच्चा ठीक नहीं हो सकता। उसकी गलती नहीं है, वो उस फेज से गुजर रहा है, डार्क फेज से, कि उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना नहीं करना। तो फिर वो उस तरह के लोगों से बचते हुए आपको सही एजुकेशन भी गेन करना होगा, आपको समझना होगा अपने बच्चे का केस। आप दूसरे के फेर में नहीं पड़े। अब ये जिन्होंने ये बताया वो फ्रस्ट्रेटेड थे, तो हमने बताया कि जैसे अब क्या है कि कोई अंधा है तो उसको लगेगा सारी दुनिया अंधी है, कोई पागल है तो उसको लगेगा सारी दुनिया पागल है। तो उन सारे चक्करों में नहीं पड़ना है, आपको अपने बच्चे को समझना है बस। अभी गुजरात से एक मैडम है, एक बच्चे, उनका बच्चा है अपना 7 साल का शायद है, 7 साल के आसपास। वो 2 साल से ऑलरेडी कहीं थेरेपी करा रहे थे लोग, केस जस का तस है, प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, रिपोर्ट पे रिपोर्ट बने जा रहा, बाकी कुछ हो नहीं रहा। नीड बेस्ड थेरेपी नहीं होगी तो ऐसा ही होगा। अभी 1.5 महीने हुए होंगे हमारे साथ जुड़े हैं, बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल सही जा रहा है। पेरेंट्स को हम एजुकेट करते हैं, उसके हिसाब से पेरेंट्स उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। यूट्यूब की देखी हुई चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, अननेसेसरी उसमें हो रहा है तो हमारे बच्चे में भी ये होना चाहिए, वैसा नहीं करते हैं, तो फिर बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है। तो हम बस ये कह रहे हैं कि बच्चे को, आपके बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से अगर नीड बेस्ड थेरेपी की जाए तो पहले महीने से ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। अब कल की बात है, यहाँ पटना से ही एक बच्ची, परसों की बात है, सॉरी मंडे की बात, एक बच्ची आई हमारे पास, उसके पेरेंट्स पटना से ही हैं, मतलब उन लोग पटना से ही हैं, 2-3 जगह ऑलरेडी दिखा चुके हैं वो, पटना में ही अपना असेसमेंट वगैरह सारा कुछ करा चुके हैं। उसके बाद फिर हमारे पास लेके आए और बताया कि हमने जहाँ दिखाया, और फिर उसके बाद उन लोग के यहाँ से ऑनलाइन सेशंस हम ले रहे थे। और तो पूछा हमने कि भाई क्या क्या करवा रहे थे आप लोग, तो जैसे कहा कि जिम बॉल पे बाउंसिंग, रोलिंग, लेटा के बीड्स लगाना और ये सारी चीज़ें करा रहे थे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे जिम बॉल है, जिम बॉल पे बच्चे को लेटाए, आगे पीछे साइड बाय साइड रोलिंग कराए, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन के लिए ये हो गया। लेकिन बिठा के बच्चे को जंप कराए तो जिम बॉल वही है, लेकिन उसमें जो रोलिंग एक्टिविटीज़ करा रहे थे उससे कंप्रेशन कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल सही हैं। लेकिन वहीं पे जिम बॉल पे बच्चे को रोलिंग कराना शुरू कर, जंपिंग कराना शुरू कर दिया, बाउंसिंग, तो वहाँ से बच्चे की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये क्लियर है। अब हमने पूछा कि ठीक है, आपके ऑनलाइन सेशन ले रहे थे, आपके थेरेपिस्ट ने बताया कि जिम बॉल पे जंप कराना है, क्यों कराना है, ये सवाल नहीं आता दिमाग में कभी भी कि इससे क्या होगा। ये जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा सवाल पूछने का ढंग कि इससे क्या होगा, हमको ये क्यों करना चाहिए, तो उस दिन से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे के लिए सही थेरेपी क्या है। अब जैसे सिंपल सी बात, हम कहते हैं कि आपको ठंड लग रही हो तो आप ऐसे हाथ रब करते हैं, ठंड के दिनों में हम लोग करते हैं ना जी, गाड़ी चला के जाएंगे, अगर ग्लव्स नहीं पहना, हाथ पूरा ठंडा हो गया तो ऐसे रब करते हैं। अब रब करते हैं तो साइंस के, फिजिक्स की बात करते हैं, तो 2 सरफेस को आपस में हम रब कर रहे हैं तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा तो अब जाहिर सी बात है कि ये एरिया जब गर्म होगा तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हाथ आपका पूरा लाल लाल दिखेगा। तो ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हुआ ना, फिजियोलॉजिकल चेंजेज यहाँ क्या हुआ कि 2 सरफेस को आपस में रगड़े तो यहाँ हीट प्रोड्यूस हुआ, गर्म हो गया, और गर्म हो गया, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ, इसलिए क्या हुआ कि हमको थोड़ी एनर्जी मिली, हाथ गर्म हो गया, एनर्जी मिली, हम उसके बाद से ठीक महसूस करते हैं। कॉमन सा एग्जाम्पल है। जिम बॉल पे जंप करा रहे हैं, बाउंसिंग करा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चा एक्साइटेड हो रहा, वो और स्टिमिंग बिहेवियर शो करेगा, वो एक्साइटमेंट में आवाज़ निकालेगा, हैंड फ्लैपिंग करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा।
तो जिसमें रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम है, सिटिंग इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, दिन भर इधर उधर भागते रहता है जो बच्चा, उसको अगर उस पर बाउंसिंग कराएंगे, ट्रैम्पोलिन पे बाउंसिंग कराएंगे, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी या घटेगी, ये एक सवाल होना चाहिए। कॉन्सेप्ट देता है लोग कि आप उस पर जंप करा के उसको थका दें, और थका देंगे तो फिर बच्चा स्थिर होने लगेगा, बैठने लगेगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं और जितने लोगों ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया या फिर सामने वाले कहने पे किया, 100 में से 100 लोग ये बताएं, ईमानदारी से बैठ के देखें कि वो कर रहे हैं ऐसे जंपिंग, तो बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ रही है या कम हो रही है। आप 100 में 99 नहीं, 100 में 100 नोटिस करेंगे कि जब से आप वो कर रहे हैं, भले आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन रेस्टलेसनेस बढ़ते ही जा रही है। आपको लग रहा है कि हम इतनी थेरेपी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जा रही है। और इसमें एक जैसे लेमैन की बात करें, अच्छा सिंपल सा एक बात समझिए कि जैसे जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, कई सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी यही गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पेरेंट्स बन जाते हैं। हमारी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सर्कल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी दूसरे को सलाह देना होता है तो हम जेन्युइन सलाह देंगे और जो चीज़ें बताएंगे उससे उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। लेकिन हमारे घर में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरे का ओपिनियन लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हम डॉक्टर नहीं हैं, उस हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है, अब उस हिसाब से मोह माया जाग गया तो हम व्यग्र हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करने लगते हैं। तो ये एज ए पेरेंट स्वाभाविक है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, जैसा कि शुरू में हमने बताया, लेकिन स्वाभाविक है, इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं। लेकिन पढ़े लिखे हैं, हमको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो हम उसके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो चाहेंगे ना, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो कुछ होना चाहिए। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ अगर थेरेपी आप कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, अगर बेनिफिट आपको समझ में आ रहा है, जैसे चादर में लपेटे, जिम बॉल से कंप्रेशन दे रहे हैं, तो चादर में लपेटे, हाथ उसका पैर बांध दिए, पूरी तरह से कॉम्पैक्ट उसको हो गया, कंप्रेशन दे रहे हैं, तो उससे उसमें स्थिरता आएगी। ये डीप टिश्यू कंप्रेशन से स्थिरता आती है, कॉमन सी बात है। लेकिन बाउंसिंग से कहाँ स्थिरता आएगी? अगर बच्चे को आपको थकाना ही है तो बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाएं, चादर में लपेट के रखें, वेटेड जैकेट डाल दें, उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में जैसे कि आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व करें। इन सब चीज़ों से बच्चा थकेगा। वो जिस चीज़ को वो प्रेफर कर रहा है, जिसमें उसको एक्साइटमेंट मिल रही, जिससे उसको किक मिल रही, तो उससे थकेगा नहीं, उसकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी और वो ओवर एक्साइटेड होगा और चिल्लाएगा और प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगी, हैंड फ्लैपिंग और सारे स्टिमिंग बिहेवियर्स और एग्रेवेट हो जाएंगे, प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए कहते, इस तरह की सिर्फ एक ये जिम बॉल की एक्टिविटी की बात नहीं है। अब कोई क्या होता है कि जैसे बच्चे को अभी कहते हैं कि अलग अलग चीज़ें सूंघते रहता है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं है, कुछ लोग इस पर सलाह देते हैं। हम कहते हैं कि ये सारे स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, उसके हिसाब से उनको स्टिमुलेटरी, उनका सेंसरी स्टिमुलेशन दिया जाएगा, बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। बच्चा स्थिर नहीं बैठता है, आप स्पीच थेरेपी के लिए लेके चले जाते हैं, वो डिमांड बेस्ड थेरेपी हो गई। स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप गए हो, आपको भगा तो देगा नहीं, तो वो चाहेगा कि कुछ ना कुछ बोले, इकोलेलिया वहाँ से डेवलप करना शुरू हो जाता है। बच्चे में सेंसरी इशूज पीक पे हैं, लोग थेरेपी में, बिहेवियर थेरेपी में डाल देते हैं, स्पेशल एजुकेशन में डालते हैं। वो डिग्री कॉलेज में है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में है, वो मेडिकल कॉलेज में है कि उसको एग्जाम दे के और उसके बाद से कैंपस प्लेसमेंट लेना है, कि आप पढ़ाई के पीछे उतना ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो ये सारी बातें नहीं समझेंगे ना, तो आपका बच्चा ठीक नहीं होने को है। जाते रहिए 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, आप 10 साल, हम लिखित आपको देते हैं कि 10 साल भी अगर दूसरे पे डिपेंडेंट होके रखेंगे बच्चे को, तो बच्चा ठीक नहीं होगा। और 1 साल, मतलब केस के हिसाब से अलग अलग होगा, लेकिन 1 साल दिमाग को स्थिर करके अपने बच्चे को समझने पे लगाएंगे और फिर उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप उस पर काम करें, ये समझेंगे। पहले महीने से ही आपका बच्चा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। और इस चीज़ की गारंटी हम लेते हैं, कई बार हमने कहा है इस चीज़ को, लगभग हर वीडियो में ये बात होती है।
बशर्ते कि जो आपको जैसे बताया जाए ऑनेस्टली आप वर्क करें, तो जितना बताया जाए उसके अकॉर्डिंग काम करें। ये नहीं कि फलाने के बच्चे में ये चल रहा है तो हम अपने बच्चे में वो भी डाल देते हैं। बुफे सिस्टम नहीं होना चाहिए कि एक ही थाली में 35 आइटम ले लें, पापड़ के ऊपर दाल डाल दें, कोई किसी काम लायक न रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। खिचड़ी नहीं होना चाहिए। बच्चे के लिए जो नीड बेस्ड थेरेपी स्टेप बाय स्टेप वो होनी चाहिए, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है। और वो इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। आप जैसे एक एग्जाम्पल हम कॉमन देते हैं हमेशा कि घर की अर्थव्यवस्था चेंज करनी हो ना, तो आपके फैमिली मेंबर्स में से ही किसी को कमाना पड़ेगा। अच्छा जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, तभी जाके घर की अर्थव्यवस्था चेंज होगी। अपने जाति वाले को, अपने धर्म वाले को वोट दे के CM PM कुछ भी बना देने से आपके घर की अर्थव्यवस्था चेंज नहीं होगी। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। उसी तरह से कितना बेहतर डॉक्टर आपने पकड़ लिया, कितना बेहतर थेरेपिस्ट आपने पकड़ लिया, उसके भरोसे नहीं ठीक हो। वो सही राह दिखाएगा, लेकिन आपको उस रास्ते पे चलना खुद से होगा। तो इस बात को समझ लीजिए। जो लोग भी इंडिपेंडेंटली अपने बच्चे को डील करना चाहते हैं और घर से ही मैनेज करना चाहते हैं, और जैसे सेशन जब ऑनलाइन हमारा होता है तो पेरेंट्स के एजुकेशन के पर्पज़ से, बच्चे के री एजुकेशन के पर्पज़ से ऑनलाइन सेशन हम चलाते हैं। 50-60 कंट्री से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। डेली 100 से ज़्यादा लोगों का सेशन हो रहा है, और पहले महीने से ही 99% केसेस में रिकवरी है। 1-2% कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक, या तो हम कह लें कि हमारी तरफ से हो जाती होगी, या फिर उनके तरफ से हो जाती होगी, रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करना, या फिर लगा कि चलो सेशन में तो हैं ही तो उसी में कर लेंगे, बाकी समय नहीं देना। तो इस तरह की प्रॉब्लम। तो अगर आप पूरा डेडिकेशन 4-5 घंटे का समय बच्चे के लिए देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको हम प्रॉपर एजुकेट करते हैं और आप अपने बच्चे में काम करेंगे, पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होती है। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देश दुनिया जहाँ से भी आप देख रहे हैं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, अपने बच्चे का असेसमेंट, डायग्नोसिस कराना, उसके बाद से कैसे कैसे वर्क करने, ये सारी चीज़ें जाननी है, तो हमारे मैनेजमेंट का नंबर यहाँ दिया रहता है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल मैसेज जैसे भी बात हो। अपॉइंटमेंट लेके अपने बच्चे का कंसल्टेशन करा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो बताया जाए उस पे वर्क करेंगे तो बच्चा आपका इम्प्रूव होगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। अब इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।